हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एचपीयू स्टूडेंट्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के लिए आज हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एचपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारे पास 2019 का एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था और वही क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो एचपीयू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है। बट अगर किसी स्टूडेंट के पास किसी भी ईयर का अदर देन 2019 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, तो वो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ वो क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हो। अच्छा, ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये पूरा डिस्कस करने के बाद हम आपको एक पेपर पैटर्न भी बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रेलेवेंट हैं एचपीयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन भी है, बट असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो शेयर होल्डर्स के लिए कोई काम करे। क्लियर, शेयर होल्डर्स को असिस्ट करना, उनकी वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ प्रॉफिट सेंटर इज अब देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, वैसे अभी हम कॉस्ट पे बहुत डिटेल नोट्स अपलोड करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का ही एक पार्ट होता है प्रॉफिट सेंटर। और प्रॉफिट सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या उसको बढ़ाने के लिए जितने ज़्यादा एफर्ट वो डाल सके वो डालते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, द मैनेजर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विच इज़ कंसर्न विद अर्निंग एन एडिकेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग प्रॉफिट सेंटर से कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोई उम्मीद नहीं करते। क्या उम्मीद होती है या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रॉफिट को बढ़ाए या जनरेट करे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, देखो बेसिकली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की बात करें तो इसमें 4 फर्दर सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर। ये चारों ही किसका पार्ट है, रेवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। एंड एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। नेक्स्ट, cost unit is defined as unit of quantity of product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. लोकेशन की बात नहीं करेंगे। सेंटर्स, सिंपली कॉस्ट यूनिट क्या डिनोट करता है, जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि मटेरियल 10 रुपीज़ पर यूनिट है, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप 1 यूनिट रॉ मटेरियल परचेज करने जाओगे तो उसके लिए आपको 10 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे इफ इन केस मान लो हमने अपनी कोचिंग सेंटर स्टार्ट की तो हमने जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, मान लो उसका रेंट 10,000 है, तो वो तो हमें हर मंथ पे करना पड़ेगा ना, चाहे एक स्टूडेंट आए चाहे 100 स्टूडेंट आए। ये जो मेरा एक फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमें हर मंथ पे करना पड़ेगा। और क्या ये आउटपुट से चेंज होता है, नहीं। एक स्टूडेंट थे तो भी 10,000 लग रहा था, 100 स्टूडेंट है तो भी 10,000 लग रहा है। क्लियर, विच चेंजेस इन टोटल, चेंज तो कभी होता ही नहीं है। विच इज़ पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, नो, ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और पहले में किसकी बात की है, वेरिएबल कॉस्ट की। विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, uncontrollable cost are the cost which influenced by the action of a specified member of an undertaking। अब देखो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते या किसी दूसरे के एक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, एक्सपेंसेस ओनली, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि जो हम लोग बाइफर्केशन करते हैं कॉस्ट का अदर कैटेगरीज पे, तो एक कैटेगरी उसमें एलिमेंट बेसिस पे भी है और एलिमेंट बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्दर फिर ओवरहेड आता है। नेक्स्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट इज अ कॉस्ट।
अब हम नॉर्मल कॉस्ट क्या है, जो नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल के बियॉन्ड जो राइज होती है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ ऑप्शन देखो लिखा है कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नो डाउट अब नॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल सिचुएशन में अराइज नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा यहाँ देखो 2 क्वेश्चन मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमें नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ अपलोड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। लिखा इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग एज लिमिटेड सिंगल प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस दी हुई है 6 पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दिया है। तो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें तो कितना हो जाएगा 1.60। वैसे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट दिया है। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट देखें तो सिंपली 4.80, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन का पार्ट भी है, सेलिंग का पार्ट भी है। बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द ईयर इज 10,000 यूनिट्स। हमने ये प्लान किया कि 10,000 बना करके बेचेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, व्हाट इज अ कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ रुपीज़ में नहीं कैलकुलेट करके किस में कैलकुलेट किया है, यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट तो बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 10,000 यूनिट्स बना करके बेच रहे थे एंड फिक्स कॉस्ट कितना था 4.80, जो टोटल फिक्स कॉस्ट था, प्रोडक्शन का पार्ट भी एज वेल एज सेलिंग का पार्ट भी, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 6 रुपीज़ माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला, दोनों को ऐड करके, प्रोडक्शन एज वेल एज सेलिंग के पार्ट को ऐड करके, तो आया 1.60। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको माइनस कर लो, और फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 10,909 यूनिट्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड इफ कंपनी वांट्स टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹11,000 फॉर द ईयर। अब यहाँ देखो प्रॉफिट फिक्स है कि 11,000 हमें चाहिए, तो सिंपली हमें ये देखना है कि हम कितना यूनिट सेल करें, है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हमने ऊपर निकाला था, 6 रुपीज़ का हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट था एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 1.60। अच्छा, आप देखो फिक्स कॉस्ट भी ऊपर निकाला था 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.80 प्लस हमारा जो प्रॉफिट है वो है 11,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4.40। इसको सॉल्व करके जो हमारी सेल्स की यूनिट आएगी वो आएगी 13,409 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, it is now expected that the variable production cost per unit and the selling price per unit will each increase by 10% and fixed production cost will rise by 25%. What will be the new break even point? अब देखो ब्रेक इवन का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पता है कि सिंपली आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 बताया ना, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है कि जो जो कॉस्ट इंक्रीज करके, जो कॉस्ट यहाँ इंक्रीज करने बोला है आप इंक्रीज कर देना, और उसके बेसिस पे आप फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई के लिए रखो। इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे कि सी आएगा 11,885 यूनिट्स। और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, अ कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इज 6,000 पर यूनिट, मतलब अगर वो 6,000 यूनिट्स बेचती है तब तक उसको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस। द सेलिंग प्राइस इज ₹90 पर यूनिट एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 40 पर यूनिट। व्हाट आर द कंपनीज एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल है, सिंपली अभी देखो हमने फॉर्मूला भी बताया ब्रेक इवन पॉइंट का, कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो इन दोनों को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया 6,000, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, 90 माइनस 40 हो गया 50। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास फिक्स कॉस्ट की वैल्यूएशन आ जाएगी 3 लाख की। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा, 3 लाख। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो ये जो फर्स्ट 14 क्वेश्चन थे ये कॉस्टिंग से रिलेटेड थे।
कॉस्टिंग पे अगर देखोगे ना तो हमने ऑलरेडी एक MCQ सेशन अपलोड किया हुआ है जहाँ हमने डिटेल में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बट कॉस्टिंग के लिए हम बहुत जल्दी क्लासेस अपलोड करने वाले हैं जहाँ यही सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस होंगे। बेसिकली कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट HPU में ओवरऑल ये जो पैटर्न है, बट HPU का जो ओवरऑल पैटर्न है ना वो फिक्स है कि कॉस्टिंग FM जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसी से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो पहले 14 क्वेश्चंस किससे थे? कॉस्टिंग से। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज मार्केट टेस्ट रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विड रेशियो और टर्नओवर रेशियो। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब यहाँ से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हम कह सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट, for the financial year ended on 31st March 2013, the figures extracted from the balance sheet of Xerox Limited as under. ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमसे पूछा है। तो सिंपली स्टॉक टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। किसका फॉर्मूला होता है? COGS। अगर दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो सेल्स ले लेते हैं डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या COGS दिया है? हाँ दिया है। COGS का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000 प्लस परचेजेस दिया है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास सेल्स दिया है 3,20,000 का, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000 का, बेसिकली हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। परचेजेस दिया है 2,42,000 का और GP कितना है? 25% ऑफ सेल्स, जो कि सिंपली कितना हो जाएगा? 80,000। तो बैलेंसिंग फिगर इधर कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 31,000 की। क्लियर? अब सीधे सीधे हम लोग COGS निकाल सकते हैं। COGS हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा COGS का वो आएगा 2,40,000। क्लियर? एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री मेरा आ जाएगा 30,000 का। अब दोनों फिगर मेरे पास आ गई है, चाहे हम COGS की बात करें चाहे एवरेज इन्वेंट्री की। तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, और इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा A 8 टाइम्स। नेक्स्ट, इफ क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इज 5,40,000 एंड डेटर्स एट द एंड इज 90,000, द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। आप सिंपली एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने डेज में रिकवरी हो रही है। आपने क्रेडिट सेल कितना किया है? 5,40,000 का, और जो आपके डेटर्स हैं वो कितने हैं? 90,000। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये 6 टाइम्स पर ईयर है। क्लियर? अब एवरेज कलेक्शन पीरियड सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि 365 डेज का पूरा साल होता है, और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई थी वो आई थी 6 टाइम्स। तो फर्दर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 60.833 डेज, कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने का होगा? 60.833 डेज, और हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 61 डेज। ये सब बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो रेशियो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी वैसे तो हमने लास्ट ईयर पूरा डिटेल सेशन अपलोड किया है। हाँ, रेशियो हमने लास्ट ईयर नहीं अपलोड किया था, बट बहुत सारे टॉपिक जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गए, कैपिटल बजटिंग हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपलोड किया था, उसके बहुत सारे MCQs भी अपलोड किए। तो अगर वो सारे क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखे ना तो ज़रूर से कर लेना। अच्छा, एक पॉइंट हम यहाँ बता दें कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट में जितने भी रेलेवेंट क्लासेस हैं वो सब हमने डाले, तो आपको सिर्फ वो प्लेलिस्ट रन करके पूरी क्लास कवर कर लेनी है। क्लियर? करंट ईयर में भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस पर डिटेल सेशन अपलोड करेंगे, जहां बेसिकली टॉपिक वाइज क्लासेस अपलोड करने वाले हैं। नेक्स्ट, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ राकेश उद्योग लिमिटेड शोज द बैलेंस ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 and 65,000. If tax paid during the current year amounted to rupees 70,000, the amount charged from the profit and loss will be। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक अकाउंट बना देना है, जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000,
क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में। एंड क्लोजिंग बैलेंस हो गया 65,000। ड्यूरिंग देयर कितना टैक्स पे किया गया है, 70,000, तो यहाँ आता है टू टैक्स पेड। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो सिंपली कहाँ जाता है, पीएल में। तो जब आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 85,000 की। करेक्ट आंसर होगा बी, 85,000। नेक्स्ट, the summarized balance sheet of Autolite Limited shows the balance of previous and current year of retained earnings. If dividend paid during the current year amounted to rupees 5,000, then profit earned during the year will be. Again same pattern पे बनेगा retained profit account भी। तो retained profit account में अगर देखें तो opening balance है 25,000 और closing balance है 35,000। During the year जो आपने dividend पे किया वो है 5,000 का, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा जो हम प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, 15,000। करेक्ट आंसर होगा सी, 15,000। Next, following information is available of XYZ Limited for quarter ended June 2013. अब देखो फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, आउटपुट लेवल दिया है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द क्वार्टर यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमसे क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 15 पर यूनिट, तो सेल्स कितना हो जाएगा, 1,50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15, 22,50,000। इसमें से अगर हम टोटल कॉस्ट माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 में, तो ये हो जाएगा 15 लाख, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है 5 लाख, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 लाख। और हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 2,50,000, जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 2,50,000। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में सिंपली हम लोग को क्या करना होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, फिर उसमें से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आता है। तो इतना पूरा कैलकुलेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट, द पीवी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 50% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%. If present sales is rupees 30 lakh, then break even point is rupees will be. अगेन देखो हमारे पास कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया, उसके पहले जो क्वेश्चन थे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थे। सिंपली अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स की बात करें तो ये होता है जो हमारा टोटल सेल्स है माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो टोटल सेल्स जो दिया है वो दिया है 30 लैक्स का, पीवी रेशियो दिया है 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 40%। तो 30 लाख का 40% क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज 12 लाख। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो नो डाउट क्या आएगा, ब्रेक इवन सेल्स। और क्वेश्चन में हमसे इन रुपीज़ ही पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा बी, 18 लाख। एक और इसका जो मेथड है वो ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो रेशियो दिया है 40% और एक्चुअल सेल्स दिया है 30 लाख, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कितनी आ जाएगी, 12 लाख। अब सिंपली क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यही होता है कि टोटल सेल्स में से जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आता है ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 18 लाख। और इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे, बहुत डिटेल इस पे डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे, बट अपने डिस्कशन सेशन क्लास में। नेक्स्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ PQR लिमिटेड ऑफ PQR फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अब हमारे पास क्वेश्चन में 4,000 यूनिट्स थे इन प्रोसेस, 3,800 यूनिट्स आउटपुट, 10% ऑफ इनपुट इज नॉर्मल वेस्टेज, rupees 2.50 per unit is scrap value and 46,000 rupees incurred towards total process cost. Then amount on account of abnormal gain to be transferred to costing PL will be, again ये cost का question है process accounting का, तो simply यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस particular process का ledger बना लेंगे और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम process account बनाएंगे। अब simply देखो process account बनाने का जो method है, एक कॉलम आता है यूनिट का और एक कॉलम आता है अमाउंट का। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग प्रोसेस दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स का और इस 4,000 की वैल्यू दी है 46,000। देन हमारे पास 10%, देन हमारे पास मेंशन किया कि आउटपुट कितना है 3,800 और इसके लिए तो पर यूनिट का कैलकुलेशन करना होगा। 10% ऑफ यूनिट इज नॉर्मल वेस्टेज, मतलब 4,000 का जो नॉर्मल वेस्टेज है वो कितना है 400। क्लियर।
तब यहाँ देखो 3800 प्लस 400 ये हो जाएगा 4200, दैट इज 200 हमारा क्या आ जाएगा, टू अबनॉर्मल गेन। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो स्क्रैप है ये 2.50 पे सेल हो रहा है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब सिंपली जिन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर अगर नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम डिटेल सेशन अपलोड करेंगे ना तो वहाँ हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो सिंपली क्या करेंगे, 46,000 में से 1000 माइनस करेंगे एंड 4000 में से 400 माइनस करेंगे, तो इससे हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, और उसी से हम 3800 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 200 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 46,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 4000 माइनस 400, और इसके कैलकुलेशन पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.50 पर यूनिट, कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 12.5। आप क्वेश्चन में देखो हमसे यही चीज़ कह रहा था कि अबनॉर्मल गेन हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो अबनॉर्मल गेन की यूनिट हमें पता है 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय हर एक यूनिट की वैल्यू है 12.50, और इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए 2500। इन एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ओवरहेड में बेसिकली क्या आता है, इनडायरेक्ट पार्ट आता है आइदर ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, बट फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आता, तो करेक्ट आंसर होगा ए फिक्स्ड ओवरहेड। देखो अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस कॉस्टिंग के ही चल रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉस्टिंग सब्जेक्ट से कवर किया है। नेक्स्ट, when the sales increases from 40,000 to 60,000 and profit increases by 5,000, next, तो यहाँ हमारा एफ एम प्लस कॉस्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और एफ एम कॉस्ट मिला करके ओवरऑल 25 MCQs थे इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। तो देख लो बहुत हैवी कवरेज हुई इन दोनों सब्जेक्ट्स की। अब हमारे पास टैक्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द जीएवी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। अब अगर जीएवी की बात करें तो जीएवी का कैलकुलेशन भी इवन हमने बताया है, एक सेशन हमने अपलोड किया था लास्ट ईयर इनकम टैक्स से रिलेटेड, जहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली कवर करते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था। जीएवी हम लोग कैलकुलेट करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज़ हाइयर, फिर इस हाइयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और जो लोअर वैल्यू होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। फिर लोअर वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और जो हायर वैल्यू होती है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाता है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ हाइयर, तो 50,000 हो गया। अब इस 50,000 को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो लोअर होगा वो सेलेक्ट करेंगे, और इस लोअर वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और जो हायर होगा वो सेलेक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी 48,000। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। डीम्ड ओनरशिप मतलब माना जाता है कि आप ही उसके ओनर हो। ट्रांसफर टू ए स्पाउस फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन, इसमें तो डीम्ड ओनरशिप होती है, मतलब जिसने ट्रांसफर किया है उसी को ओनर माना जाता है। ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, बट को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, इसमें कभी भी डीम्ड ओनरशिप नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल एज इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन ये तो चार्ज होगा, ट्रेड और प्रोफेशन से हो रहा है वो भी चार्ज होगा, ओइंग मेंटेनेंस, रेस हॉर्सेस, ये क्या है, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अच्छा, अगर हम लोग HPU के क्वेश्चंस देखें ना तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही ईजिली ये पेपर सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, income is chargeable as profit of the business only if the business is carried on by the assessee at any time during the previous year. However, there are certain exceptions to the above rule. Which out of the following is not an exception? Recovery against bad debt ये exception है. Sale of capital asset used for scientific research ये भी हमारा exception है. Recovery against any loss, expenditure or trading liability earlier allowed as a deduction ये भी exception है. और लास्ट में कह रहा है recovery against any loss, expenditure or trading liability अर्लियर नॉट अलाउड, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है बल्कि अलाउड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज ये भी अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ये भी अलाउड है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, लैंड खरीदना ये एज अ डिडक्शन, ये डिडक्शन का पार्ट अलाउड नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
Which out of the following is not a condition to be fulfilled for claiming expenditure under section 37 subsection 1? Such expenditure should not be covered under specific section 30 to 36. ये करेक्ट है. एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होना चाहिए. नहीं, एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर. एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर, ये तो करेक्ट है. एंड एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. इसमें ना डिटेल सेशन अप्लाई होगा, डिटेल सेक्शन अप्लाई होगा 44AE. तो ये आप लोग सेल्फ के लिए रखो, क्योंकि अगर सेक्शन 44AE आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आप डिटेल में सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज मेरे को ये टॉपिक पहले क्लियर करना होगा, फिर ये क्वेश्चन समझाना होगा. तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई कर लो. अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना. हम इसका डिटेल सोल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और इसका करेक्ट आंसर आएगा 2,61,500. नेक्स्ट, for availing exemption under section 54, which amount is eligible for availing exemption? Purchase or construction of a residential house property up to due date of return of income only? No. Deposit in capital gain account scheme up to due date of return of income only? Purchase or construction of a residential house property up to due date of return of income? And deposit in capital gain account scheme up to due date of return of income. करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कि ये दोनों ही कंडीशन जब होती है उस केस में आप एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल होते हो अंडर सेक्शन 54. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? फैमिली पेंशन है, कैजुअल इनकम है, डायरेक्टर सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स है. बट रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेयर रेंट इज सेपरेबल बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. करेक्ट आंसर होगा डी. ये बेसिकली अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, ABC Private Limited gives a loan of rupees 5 lakh to X, who is not a shareholder. X gives the amount as loan to A, who is shareholder in ABC Private Limited, holding 15% shares. In this case, amount taxable as deemed dividends in the hands of X will be dash, and that in hands of A will be dash. यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड ने लोन कितना दिया? 5 लाख एक्स को, जो कि शेयर होल्डर तो है ही नहीं, मतलब आउटसाइडर है. एक्स गिव्स द अमाउंट एज लोन टू ए, जो कि अब शेयर होल्डर है. 15% उसकी शेयर होल्डिंग है. इस केस में जो अमाउंट टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ एक्स, एक्स के हाथ में तो डिविडेंड वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगा, एंड दैट इन हैंड्स ऑफ ए विल बी. अब ए के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? पूरा. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, एम्स प्रॉपर्टी वॉज कंपल्सरीली अक्वायर्ड. ही रिसीव्ड इनहांस्ड compensation on 15th November 2013, which includes rupees 2,30,000 as interest on such enhanced compensation. Compute the taxable amount of interest. तो compensation की बात करें तो इस तरह की compensation में जो भी interest मिलता है उस पर 50% की taxability होती है, और क्योंकि 2,30,000 मिला है तो उसका 50% सिंपली क्या हो जाएगा? 1,15,000. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली, क्योंकि देखो कह रहा है कि इनकम ट्रांसफर नहीं किया है बट असेट ट्रांसफर किया है. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इफ, सिंपली कह रहा है कि जो भी असेट से इनकम आएगी जो कि स्पाउस को ट्रांसफर किया गया है वो ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, तब जब वो इनएडुकेट कंसिडरेशन पे हो. करेक्ट आंसर होगा डी. असेट वाज ट्रांसफर्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा. तो करेक्ट आंसर होगा बी. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली. नेक्स्ट, बिजनेस लॉस ऑफ एन अमैलगमेटिंग कंपनी शैल बी बेसिकली carried forward and set off in the hands of amalgamated company unconditionally, carried forward and set off in the hands of amalgamated company subject to certain conditions, not be carried forward, allowed to be carried forward only by amalgamating company. करेक्ट आंसर होगा बी. आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो बट जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड. अब जब हम डिडक्शन देते हैं ना तो वो GTI से देते हैं, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम से. तो जो भी डिडक्शन होगा वो GTI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ऑप्शन देखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट,
Advance tax shall be payable during a financial year only when the amount of such advance tax payable by the assessee during that year is. अब सिंपली देखो, एज पर सेक्शन 208 हर वो पर्सन जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी किसी भी करंट ईयर की 10,000 और मोर हो, उसको एडवांस में एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 10,000 और मोर देन 0, 1 लाख और मोर, 10 लाख और मोर। करेक्ट आंसर होगा ए, 10,000 और मोर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ टैक्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए और अब स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी एचपीयू के सिलेबस का पार्ट है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है तो हम सिर्फ उसका आंसर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। Next, what type of resource is most likely to be shared? Common resource in a computer network. Printer, speaker, floppy disk drive, keyboard. Correct answer होगा network printer. Next, which device is required for the internet connection? No doubt a modem. Next, UNIVAC is, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, CD रोम स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ALU, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, VGA, इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट, डिबेंचर्स पेबल टू अ होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट इज कॉल्ड, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, जिनको हमें डिबेंचर्स देना होता है, उनको हम कहते हैं बियरर। और ऑप्शन में देखो लिखा है बियरर, अनरजिस्टर्ड, सिक्योर्ड, ए एंड बी। करेक्ट आंसर होगा ए, बियरर। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज 5 लाख। ये हमने अपनी उस क्लास में भी डिस्कस किया था जहाँ हमने पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी पे डिटेल डिस्कशन किया है। बहुत सारी क्लासेस हमने अपलोड की है रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें MCQs भी है, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं किए तो अब वो कवर कर लेना, जो कि आपके प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर ली है। नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन डैश इफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर ट्रांसफर विद इन 2 months। मतलब अगर आपने शेयर अप्लाई किया है ट्रांसफर के लिए तो शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा सी, रजिस्ट्रार। और देखो ये चीज़ भी कि यहाँ पे कंपनी लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 3। Next, debentures payable to a person whose name appears both on debenture certificate as well as company's register is called registered holder. That is correct answer होगा C. Next, contract is defined as agreement enforceable by law via section dash of the Indian Contract Act, section 2 subsection H। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ हमने उसके MCQs अपलोड किए हैं। 3 क्लास ऑलरेडी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने अपलोड कर दी है। और यहाँ देखो लॉ ही चल रहा है, चाहे बिजनेस लॉ की बात करो चाहे कंपनी लॉ की, बट ये सब्जेक्ट भी आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज बाय। अब कैसे ये अराइज होती है? अग्रीमेंट की हेल्प से जिसकी इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, अग्रीमेंट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, A sells his car to B. A has a right to recover the price of the car from B. This right is a, तो राइट इन पर्सोनम मतलब सिंपली बताता है जहाँ आपको किसी इंडिविजुअल पे राइट मिलता है, और यहाँ ए को किस पे राइट मिल रहा है? बी पे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ए ओन्स अ रेसिडेंशियल फ्लैट, ही इज इंटाइटल्ड टू क्वाइट पोजेशन इन एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होगा? राइट इन रेम। और राइट इन रेम मतलब सिंपली क्या होता है? जहाँ पे आपको राइट मिलता है किसी चीज़ का जिस पे सिर्फ आप ही का राइट है और किसी का नहीं, तो ये होगा राइट इन रेम। नेक्स्ट, A owes rupees 1 lakh to B. B is entitled to recover this amount from A. This is called right in personam, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको राइट मिल रहा है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स
राइट इन पर्सोनम, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो दो पार्टीज के बीच में बनता है, और वो दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वहाँ राइट हमेशा किसके अगेंस्ट मिलता है, कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, राइट इन पर्सोनम। नेक्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, हैव लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमने सेक्शन 10 जब समझाया था तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी की थी। नेक्स्ट, A lends rupees 10 lakh to B for a year. After 1 year, A's right to recover the money from B is again right in personam. Hopefully ये टॉपिक सबको अब समझ आ गया होगा। क्लियर? तो यहाँ देखो लॉ के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी ओवरऑल सबसे पहले इन्होंने कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कवर किए थे, देन एफएम के क्वेश्चंस कवर हुए, देन कंप्यूटर, टैक्स, एंड अभी हमने लॉ देखा। तो ऑलमोस्ट हर वो सब्जेक्ट्स जो बीकॉम का पार्ट होता है सब यहाँ पे कवर हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो हमारे सेकंड चैनल पे, दैट इज सीए काजल डेरोलिया, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया और बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए। तो अगर वो एमसीक्यूज आप कवर कर ले रहे हैं ना तो इसकी गारंटी कि एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। द वैल्यू दैट इज हाफ of the observation above it and half the observation below it, no doubt इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स 64। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 64, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 100। द वेरियंस ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू, अब देखो वेरियंस ये होता है, क्लियर। तो अगर हम वेरियंस का अंडर रूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, या हम कह सकते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेरियंस। और वेरियंस हमसे क्वेश्चन में पूछा है जो कि आएगा 4096। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 4096। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ लोकेशन विच इज द मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज सेट इन द डेटा इज, मीन सब टॉपिक हमने डिस्कस किया अपने सेकेंड चैनल पे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 30, एन दिया है 30, द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज 15, मतलब मीन की वैल्यू 15 है। देन द सम ऑफ वैल्यूज इज, सिंपली देखो मीन की जो वैल्यू है वो है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास मीन दिया है, हमारे पास समेशन एक्स नहीं दिया है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगा, और ये जो है समेशन एक्स ही किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज को। तो करेक्ट आंसर आएगा 450, दैट इज बी। नेक्स्ट, इन अरिथमेटिक मीन सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑलवेज बी, सिंपली क्या कह रहा है, एक्स माइनस मीन। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मीन की, अरिथमेटिक मीन की। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन गिवन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना है। तो 25 इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन आएगा 14, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, अगेन सम ऑफ वैल्यूज निकालना है। तो 12 इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 240। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी, बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है। सबसे पहले तो ये समझो कि बोनस शेयर होता क्या है। बोनस शेयर मतलब सिंपली वो शेयर्स जो कंपनी इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है, और जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है ना उसी के रेशियो में उनको इशू किया जाता है। अब अगर हम बोनस की बात करें तो बोनस शेयर कहाँ कहाँ से इशू हो सकता है, जो भी कंपनी के पास फ्री रिजर्व है वो उसमें से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी कर सकती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी कर सकती है। ऑप्शन देखते हैं, आउट ऑफ द रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आउट ऑफ शेयर प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश without any provision for it in the articles of association of the company, out of free reserves built out of genuine profit। तो गिवन ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, सिंपली आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए में दिया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा तो ड्रॉइंग हो गया, बट ये कैश की ड्रॉइंग नहीं है इसलिए परचेजेस से लेस होती है, क्लियर। तो ऑप्शन देखो, शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अनपेड कॉल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, अनपेड कॉल्स कहाँ हम लोग शो करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में,
और सिंपली वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है उससे लेस कर देते हैं, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखो ये सब अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं और अकाउंट्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ए, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट बेसिकली क्या हो रहा है कि आप किसी पर्सन को अलॉट कर रहे हो। नेक्स्ट, holders of preference shares will have a right to vote if the dividend remains in arrears for a period not less than 2 years. Next, the minimum share application money is, जो minimum share application money है वो कितनी होती है फेस वैल्यू की 5%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। बेसिकली फेस वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन, जो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो कहाँ शो करते हैं, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो शो करते हैं ना, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 दो बार प्रिंट हो गया है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, आप देखो जो प्रीमियम है वो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी यूज नहीं होता है। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, डिविडेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, distribution of dividend, writing of capital losses, transferring to capital reserve, paying fees to director। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और शेयर प्रीमियम अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज नो डाउट 7 और मैक्सिमम कितना है, नो लिमिट। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अनलिमिटेड। सब पे हमने ऑलरेडी डिटेल सेशन अपलोड किया हुआ है। आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज टू अलॉट शेयर्स विद इन 120 डेज, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, if the minimum subscription is not received by the company, then the refund of application money should be made within 10 days. Next, in case of public limited company, after getting the dash, the company can start the business. अगर public limited company है तो क्या मिलेगा, certificate of commencement of business. Next, if company purchases a majority shares of company B, what combination would this बी रिफर्ड टू। अब यहाँ अगर आप मेजॉरिटी शेयर परचेज कर रहे हो तो ये सिचुएशन हो गई टेक ओवर की और बिड। नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस डिसाइडेड टू कंबाइन, अगर ये दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी बन रही है, दैट इज अ न्यू कंपनी इज फॉर्म, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं अमालगमेशन। नेक्स्ट, बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, एमआरटीपी एक्ट। नेक्स्ट, which of the following does not fall within the jurisdiction of MRTP Commission? Prevention of monopolistic trade practices है, prevention of restrictive trade practices भी है, prohibition of unfair trade practices भी है, but regulation of combination नहीं है, तो correct answer होगा D। Next, liberalization, simply liberalization मतलब कि जो बहुत ज़्यादा restrictions हैं उनको कम करना, reducing number of reserved industries, liberating the industry, trade and economy from unwanted restriction, correct answer होगा B। Next, when a company takes over another company and clearly becomes a new owner, the action is called acquisition। Next, relaxing the restrictions and controls imposed on business and industry means liberalization। अब ये सब business environment से related questions हैं। Next, company images and brand equity is a factor affecting business externally। Next, which among the following is not open for private sector participation, railways। Next, dash is an economic system based on the principle of free enterprise, capitalist economy। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991? वी आर टू शेड द एक्सेस लोड ऑफ वर्कर्स, disinvestment of public sector shareholding, referring sick units to BIFR, all of the above। करेक्ट आंसर होगा डी, all of the above।
अब देखो इसमें यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे, बट जो ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं वो कॉस्टिंग एंड एफएम से पूछे हैं। तो कॉस्टिंग एफएम की जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ओवरऑल 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यही पैटर्न अभी आगे भी चलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के क्वेश्चंस थे, कुछ लॉ के क्वेश्चंस थे, अकाउंट्स के क्वेश्चन थे, बिजनेस एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे एंड कंप्यूटर के थे। तो सिंपली जो आपने अपने बीकॉम में पढ़ा है ना सब्जेक्ट्स, उन्हीं की यहाँ पे कवरेज हुई है। अगर आपको चाहिए तो हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का एक डिटेल सिलेबस भी अपलोड कर देंगे, जहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अच्छा, 2019 के अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है 2020 और 2021 का एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करना, तो वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमसे आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।